नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी शिक्षण की विधियों के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी शिक्षण के 3 विधियों की चर्चा की थी। वो विधि थी कहानी कथन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि एवं व्याख्या विधि। आज हम लोग हिंदी शिक्षण की 2 और प्रमुख विधियों की चर्चा करेंगे, जो है हरबार्टी विधि एवं भाषा प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली विधि अर्थात हरबार्टीय विधि। हरबार्टीय विधि क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं हर्बर्ट। उनके सिद्धांत पर ही आधारित है हर्बार्टीय विधि। आप लोगों ने पाठ योजना बनाया होगा तो उसमें इस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का नाम आया होगा। जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो वहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि यह पाठ योजना हर्बर्ट के अनुसार है या ब्लूम के अनुसार है। तो हरबार्टी विधि भी उन्हीं के द्वारा दी गई विधि है। इस विधि में 5 प्रमुख पद होते हैं। उसी के द्वारा शिक्षण कार्य को संपन्न किया जाता है। यही प्रक्रिया हरबार्टी विधि कहलाती है। वो 5 पद हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। अब हम लोग इन 5 पदों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये पद क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पद की, जो है कि प्रस्तावना। इस पद का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार करना होता है। आप लोग पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न कहाँ से आता है? वो पूर्व ज्ञान से आता है। हम प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछते हैं? ताकि हम उसको विषय वस्तु पर ला सकें। जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं उस पे हम ला सकें, उसके लिए हम उसको तैयार कर सकें। इसीलिए हम प्रस्तावना पूछते हैं या प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। तो हर्बर्ट का भी पहला पद यही कह रहा है, प्रस्तावना, कि विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार करना ही पहले पद का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण। इस पद के अंतर्गत शिक्षक विषय वस्तु को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी कि आप जो भी पढ़ाने जाना है, जो भी विषय पढ़ाने गए हैं आप, उसको आप प्रस्तुत करते हैं। आप आदर्श वाचन करते हैं, आप बच्चों से अनुकरण वाचन करवाते हैं, व्याख्या करवाते हैं। तो वो हो गया प्रस्तुतिकरण, जो इसका दूसरा पद है। तीसरा पद आता है तुलना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी चीज़ की तुलना की जाएगी। बिल्कुल सही। तुलना इस पद में यह कहा गया है कि नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान की तुलना की जाती है। अर्थात आप जब विद्यार्थियों को कुछ नया ज्ञान देते हैं, हम जब भी कोई पाठ पढ़ाने जाते हैं तो हम कुछ बच्चों को नया ही बताने जा रहे हैं। तो जब हम नया उसको बताने जा रहे हैं, नया ज्ञान दे रहे हैं, तो हम पूर्व ज्ञान से तुलना करते हैं उसकी, कि जो पहले जो जानता था क्या उसमें कुछ उसको परिवर्तन हुआ है, कुछ और उसके ज्ञान में वृद्धि हुई है, कुछ बच्चा और सीखा है, क्या बच्चे के व्यवहार में कुछ और परिवर्तन आया है, कुछ वांछित परिवर्तन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हम तुलना करते हैं। और इस पद में ये भी कहा जाता है कि जब हम बच्चों से तुलना करते हैं तो जहाँ जो समस्या आती है उसको हम निवारण भी करते हैं,
उस समस्या का समाधान भी करते हैं। तो ये पद तुलना का हो गया। ये हम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का तुलना करते हैं, साथ ही साथ विद्यार्थियों के समस्याओं का समाधान भी करते हैं। चौथा जो पद है वो है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण जिसको इंग्लिश में आप लोग जनरलाइजेशन कहते हैं। ये भी नाम से स्पष्ट है कि इस पद में क्या होगा। हर्बर्ट के इस पद के अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित सामान्य सिद्धांत निरूपित किए जाते हैं। यानी कि आप बच्चों को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे हम एक सामान्य सिद्धांत बनाते, सामान्य सिद्धांत निकालते हैं कि हाँ, इस पाठ से क्या हमें मिला, क्या सीखे हम, क्या इसका निकला, सामान्यीकरण क्या हुआ, निष्कर्ष क्या आया इसका। उदाहरण अगर कोई हम लें तो कोई आप पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ईदगाह की ही बात करें मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा से, तो उस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या सामान्यीकरण निकला, आप पढ़ाने के बाद क्या निकलेगा। आप जो भी आप बच्चे के मनोवैज्ञानिक व्यवहार में परिवर्तन या बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन या स्वभाव में उतना अच्छा स्वभाव लाना जितना अच्छा हामिद का स्वभाव था, तो वो हो गया सामान्यीकरण। तो वही सामान्यीकरण की बात करता है चौथा पद। लास्ट पद है प्रयोग, जो पांचवा पद है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो सामान्य सिद्धांत निरूपित किए जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि वो सिद्धांत सत्य है या नहीं है, इसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। जो भी सिद्धांत बनता है, हाँ, सिद्धांत आप निकाले, आप कहते हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आपने सिद्धांत निकाला कि हाँ, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो उसका हम फिर प्रयोग देखते हैं कि क्या जो निकला है सिद्धांत वो उसका प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं, या किया जा सकता है कि नहीं। हम कहते हैं कि हाँ, दूसरों के भला करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक सिद्धांत जो निकलता है उस कहानी से, जो उसका मूल भाव निकलता है, तो क्या इसको हम लागू कर सकते हैं, क्या ये सत्य है कि हम दूसरों को भला हम करें तो अच्छा फ़ायदा होता है। तो वो प्रयोग की बात कर रहा है। अगर हम हिंदी भाषा को छोड़ दें, अगर दूसरे हम विषयों को देखें, जैसे गणित की बात करें, तो गणित में क्या होता है कि गणित में हम बताते हैं कि 2 + 2 4 होता है वो, लेकिन उसका प्रयोग कैसे होगा, उसका प्रयोग तब होगा जब वो अपनी दैनिक जीवन में बच्चा प्रयोग करेगा। जब वो दुकान पर जाएगा, जब वो कहेगा कि हमें 2 टॉफ़ी दीजिए, और 2 टॉफ़ी का मूल्य, अगर एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपया है, तो अगर बच्चा को समझ गया कि हाँ 2 टॉफ़ी का मूल्य 4 रुपये हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो उसका प्रयोग हो गया। तो ये 5 पद हैं हर्बर्ट के, जिन्होंने, हर्बर्ट ने कुछ पद दिए थे, बाद में उनको जो शिष्य थे उन्होंने भी इसमें अपना जोड़ा, और अन्य पद भी वर्तमान समय में इसमें जुड़ गए हैं वो, लेकिन हम इस हर्बर्ट के पंचीय पद को ही मानकर आगे चल रहे हैं। तो हर्बर्ट विधि यही कहती है कि जब हम शिक्षण कार्य करें तो इन 5 पदों का पालन करना चाहिए। वो पद हैं प्रस्तावना, अर्थात पहले बच्चों को प्रस्तावना दीजिए, प्रस्तुतिकरण करिए, तुलना करिए, सामान्यीकरण करिए और अंत में प्रयोग करिए। अब हम बात करते हैं हर्बर्ट विधि के गुण। क्या विशेषता है, क्या खासियत है इस हर्बर्ट विधि का। पहला गुण आप बता सकते हैं, इस विधि के द्वारा शिक्षण कार्य क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक क्रम है, हमें उन्हीं 5 पदों को फॉलो करना है, तो वो क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। आपको पता है कि आप कक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले आप प्रस्तावना करेंगे, फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर तुलना करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से एक क्रमबद्ध भी हो गया और व्यवस्थित भी हो गया, अर्थात शिक्षक भटकेगा नहीं, शिक्षक वही पढ़ाएगा
पहले से जो प्रिपेयर करके गया है उसको एक स्टेप्स पता हैं, इसलिए कह रहा है कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से होता है। दूसरा गुण आप बता सकते हैं, इस विधि द्वारा पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात बच्चा पहले से क्या जानता है उसको हम जोड़ते हैं। हम बच्चे को बिल्कुल कुछ नया चीज़ हम नहीं देंगे, हम बिल्कुल कुछ इस तरह से हम अजूबा उसके सामने नहीं रखेंगे कि वो उसको समझ नहीं पाए। इसलिए जब भी हम नई कोई विषय वस्तु या नया प्रकरण पढ़ाने जाते हैं उसको हम अवश्य ही पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं कि बच्चा क्या जानता है, उससे हम संबंध स्थापित करते हैं। तो वो एक इस गुण की खासियत है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, ये भी एक इसका गुण है वो, क्योंकि हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, हम पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अब हम इसके कुछ सीमाओं की बात करते हैं। पहली सीमा इसकी ये है कि इस विधि में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात जो पाठ योजना बना ली गई है वो सबके लिए एक ही है, किसी के लिए अलग अलग नहीं बनाया गया है। दूसरा सीमा बता सकते हैं आप कि इस विधि में विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं। यानी कि जो शिक्षक है उसका कक्षा में सक्रियता ज़्यादा होता है, विद्यार्थियों का कम होता है, क्योंकि शिक्षक ही प्रस्तावना करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, सामान्यीकरण करता है। तो शिक्षक की भागीदारिता विद्यार्थी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। एक और सीमा इसकी बता सकते हैं आप कि इस विधि द्वारा शिक्षण कार्य करने पर विद्यार्थियों को क्रिया द्वारा सीखने के लिए अवसर नहीं मिल पाता है, जो आप कहते हैं इंग्लिश में प्ले वे मेथड, यानी कि बच्चे क्रिया द्वारा नहीं सीख पाते हैं। तो ये इसकी कुछ सीमाएं होंगी। तो ये तो बात हो गया पहला हिंदी शिक्षण की इस विधि की। अब हम बात आते हैं अगले विधि पे, जो है भाषा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें कुछ प्रयोग किया जाएगा। हम विज्ञान में प्रयोग करते हैं, उसी तरह भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। तो भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है? हम अगर आसान शब्दों में कहें तो हिंदी भाषा को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न शिक्षक उपकरणों जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न आदि का उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग अगर हम टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन पहले होता था, रिकॉर्डर हो गया, आज के समय में सीडी प्लेयर हो गया, टेप रिकॉर्डर भी अब पुरानी बात हो गई। तो जब हम सीडी प्लेयर, कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वही एक तरह से भाषा प्रयोगशाला है। अर्थात हम भाषा को भी एक कक्ष में प्रयोग कर रहे हैं। कर्ण सिंह की एक परिभाषा है जो आप लोगों को मैं पढ़ रहा हूँ। वो भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण की श्रुत मौखिक विधि में मुख्य रूप से प्रयुक्त की गई विशिष्ट सुविधा है। इसमें बहुधा प्रत्येक सीखने वाले के लिए केंद्रीय स्थान से संबंध एक पृथक कोष्ठ होता है जो अपनी स्पीच ग्रहण कर सकता है, अपने लिए पुनरुत्पादित करने हेतु रिकॉर्ड कर सकता है और उसको भाषा के अन्य श्रवण मॉडल भी प्रदान करता है। ये परिभाषा है भाषा प्रयोगशाला विधि की। थोड़ी जटिल लग रही होगी, तो इसलिए अगर हम आसान शब्दों में कहें तो भाषा प्रयोगशाला विधि भाषा सीखने की या भाषा शिक्षण की वह विधि है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को एक कक्ष के अंदर
ले जाया जाता है, जहाँ पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, जिसके माध्यम से हम उन बच्चों को शिक्षण कार्य देते हैं या कराते हैं। तो ये हो गया भाषा प्रयोगशाला। बेसिकली भाषा प्रयोगशाला है कि इसमें जो, जैसे आप परिभाषा में हमें देखें कि टेप रिकॉर्डर लगे होते हैं, वहाँ पे कह रहा है ना कि एक पृथक कोष्ठ होता है, अर्थात सभी बच्चों को बैठने के लिए एक अलग अलग जगह बने होते हैं, एक कमरे के अंदर ही। पृथक कोष्ठ इस प्रकार से होता है कि एक बालक दूसरे बालक को ना देख सके, और उसके सामने वो सीडी प्लेयर अथवा टेप रिकॉर्डर लगा होता है, उसमें हेडफोन लगे होते हैं, और उससे बच्चा जो भी सुनना होता है, जो भी उसको रिकॉर्ड करनी बोलनी होती है, उसको वो करता है। तो ये बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, इसका एक स्वरूप हो गया कि कैसे भाषा प्रयोगशाला होता कैसा है। यानी कि एक जो भाषा प्रयोगशाला जो हम बात कर रहे थे कि एक कक्ष होता है जिसमें प्रत्येक छात्र के बैठने के लिए अलग अलग कोष्ठक बने होते हैं, और प्रत्येक मेज पर एक टेप रिकॉर्डर या कहें आधुनिक समय में सीडी प्ले लगा होता है, ताकि वो बच्चे हेडफोन, वहाँ पे हेडफोन होता है, ताकि हेडफोन भी लगा होता है जिससे बच्चे कुछ कह सकें या सुन सकें। हेडफोन में ही माइक्रोफोन लगा होता है, ताकि बच्चों को अगर कुछ बोलना है तो वो बोलकर उसमें रिकॉर्ड भी कर सकता है, अर्थात सुनना है कि शिक्षक क्या बोल रहे हैं वो भी सुन सकता है। अगर यह सुनना है कि मैंने जो रिकॉर्ड किया उसका क्या उच्चारण है तो वो भी सुन सकता है। इसके अगर हम बात करें कि कैसे इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे भाषा प्रयोगशाला शिक्षण विधि का हम प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसमें आप सर्वप्रथम बच्चों को उस कक्ष में ले जाते हैं जहाँ पे यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हेडफोन, माइक्रोफोन, सीडी प्लेयर इत्यादि आधुनिक जो उपकरण हैं जो भाषा प्रयोगशाला के लिए उपयोगी हैं वो लगे होते हैं, उस कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पे शिक्षक कोई पाठ पढ़ाना चाहता है या कुछ उच्चारण पढ़ाना चाहता है तो वह पहले से तैयार किए गए उस रिकॉर्ड को चलाता है, और शिक्षक चलाता है तो सभी बच्चे एक साथ उसको हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं। अर्थात अगर बच्चे भी चाहें तो अपने उच्चारण को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। तो यह भाषा प्रयोगशाला इस प्रकार की विधि है जिसके अंतर्गत शिक्षक अगर चाहे तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है, और अगर चाहे तो वो बच्चों को अलग अलग भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे सकता है। शिक्षक के पास भी वो कंट्रोल होता है ताकि सभी बच्चों के वो सीडी प्लेयर अथवा टेप रिकॉर्डर को कंट्रोल कर सके, उनको निर्देश दे सकें। तो ये है भाषा प्रयोगशाला कि कैसे इसकी प्रक्रिया है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। अब हम इसके कुछ गुण की बात करते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि के अगर आप गुण बताना है तो सबसे पहला गुण आप ये बता सकते हैं कि इस विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं की उच्चारण को सुन सकता है तथा त्रुटियों को संशोधित कर सकता है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के उच्चारण में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। स और श का उच्चारण तो बहुत ही सामान्य बात है। अगर एक शिक्षक बताता है कि आपका उच्चारण स और श का सही नहीं हो रहा है तो हो सके कि विद्यार्थी ना समझ में पा रहा हो कि कैसे उच्चारण करें या गलती मेरी कहाँ हो रही है, तो वो चाहे तो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करे फिर वो सुने, तब वो समझ में आ जाएगा उसको कि स और श में कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तो उसको वो संशोधित कर सकता है। दूसरा गुण आप बता सकते हैं
कि सभी विद्यार्थी एक साथ मौखिक पठन या ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। एक सामान्य कक्षा में सभी बच्चे एक साथ मौखिक पठन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगर हम बच्चों को प्रयोगशाला शब्द का उच्चारण करवाना है तो सामान्य कक्षा में हम एक बच्चे से ही करवाएंगे, फिर दूसरे से करवाएंगे, फिर तीसरे से करवाएंगे। लेकिन भाषा प्रयोगशाला विधि के द्वारा सभी बच्चे, क्योंकि उनके पास हेडफोन होता है, माइक्रोफोन होता है, एक साथ ही बोल सकते हैं उसको और अपना अपना सुन भी सकते हैं। और इसका एक गुण आप बता सकते हैं, इस विधि में विद्यार्थी कक्षा के बाहर के शोर को नहीं सुन पाते हैं, अतः उनका ध्यान विषय वस्तु पर ही होता है। क्योंकि उनके पास हेडफोन लगा होता है, वो कमरा कोष्ठक बने होते हैं, तो उनको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। अतः जो शिक्षक अगर निर्देश दे रहा है उसको ही केवल ध्यान से सुनेंगे अथवा अपनी रिकॉर्ड की हुई बात को ही सुन पाएंगे। तो उनका जो ध्यान होता है केवल विषय वस्तु पर ही होता है, ना कि बाहर के शोर पर। अब हम इसकी कुछ सीमाओं की बात करते हैं। सबसे बड़ी इसकी सीमा यह है कि यह विधि अत्यधिक खर्चीली है। यानी आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, आपको कक्ष बनाने पड़ेंगे, चेयर लगाने पड़ेंगे, कोष्ठक बनाने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखनी होंगी, मॉडर्न डिवाइसेस रखने होंगे। तो क्या होगा, ये अत्यधिक खर्चीली है, अतः सभी स्कूलों में संभव नहीं है कि हम इस विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करें। तो सबसे पहला तो सीमा ये हो गया। दूसरी इसकी सीमा आप बता सकते हैं कि इस विधि में विद्यार्थी अपनी कक्षा के अन्य साथियों से संपर्क में नहीं रहता है, अतः वह कुछ समय उपरांत बोर होने लगता है, यानी कि ऊबने लगता है। क्या कहने का तात्पर्य कि हम जब कक्षा में बच्चे होते हैं वो आपस में बात करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, लेकिन इस विधि के कह रहा है कि कुछ समय उपरांत वो ऊबने लगते हैं। जब वो बात नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो ऊबने लगेंगे। इस विधि द्वारा लेखन कौशल को विकसित नहीं किया जा सकता। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी कमी है या सीमा है, क्योंकि इस विधि में हम मौखिक पे ही बल देते हैं, मौखिक कौशल पे ही बल देते हैं, तो हमारा लेखन और पठन कौशल हमारा बाधित होगा। तो ये है इसकी कुछ सीमाएं। तो हमने आज इतना ही रहने देते हैं। 2 विधियों की चर्चा की हमने। पहली विधि थी हर्बर्ट विधि और दूसरी थी भाषा प्रयोगशाला विधि। तो हर्बर्ट विधि किसने दिया था, तो मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट ने दिया था। उसमें उन्होंने 5 पदों को बताया था, उसके माध्यम से ही हम शिक्षण कार्य करते हैं। वो पद है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। तो हमने देखा कि ये 5 पद क्या हैं, इनके अंतर्गत क्या होता है। फिर हमने बात की हर्बर्ट विधि की क्या गुण हैं, क्या सीमाएं हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया भाषा प्रयोगशाला विधि की। यह एक आधुनिक विधि है। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षा देते हैं। हमने इस उपकरण की प्रक्रिया की बात की, हमने इसके स्वरूप की बात की, हमने भाषा प्रयोगशाला की गुण की बात की, हमने भाषा प्रयोगशाला की कमियों की बात की, सीमाओं की बात की। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी, यह विषय वस्तु समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।